जय हिंद, जय भारत। मंच पर आसीन सभी विशिष्ट जनों को मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी गुणीजनों को भी मेरा प्रणाम है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी को प्रेरणा विमर्श की दूसरी कड़ी के दूसरे दिन के इस दूसरे सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो इस सत्र का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो भी अपने आप में बेहद जो उत्साहित करने वाला, जो एक मन में कौतूहल पैदा करने वाला होता है, वैसा है। जो विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वयं सेवक पत्रकार की भूमिका। पत्रकार की अगर बात करें हम, तो पत्रकार क्या होता है? पत्रकार अपने आप में, जब भी किसी पत्रकार से आप मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो उनके अंतरात्मा से जो शब्द चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो सार निकलता है वो यही निकलता है कि मैं विचार हूँ, मैं अभिव्यक्ति की पुकार हूँ, मैं सत्य का प्रसार हूँ और मैं पत्रकार हूँ। कुछ इसी तरह के उनके सारांश होते हैं उनके शब्दों के अपनी पहचान को बताने में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में पत्रकार कितना सत्य का प्रसार कर रहा है और एक स्वयं सेवक पत्रकार की आज के परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका होती है, क्योंकि जो दशा और दिशा है वो काफ़ी बदल चुकी है पत्रकारिता की। इसको लेकर के सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहती हूँ अपने अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश मिश्र जी का। श्रीमान अखिलेश मिश्र जी, जो कि वर्तमान में वो गाजियाबाद के शंभू दयाल विश्वविद्यालय में प्राचार्य हैं। वो दिल्ली के प्रख्यात जवाहरलाल विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमफिल की, पीएचडी की। उसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षण के क्षेत्र में इनका तकरीबन 25 साल का अनुभव है। योग्यता की अगर बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इनकी एक्सपर्टीज़ है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैथमेटिक्स, मॉडलिंग एंड इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स जो है, ये इनके विशेषज्ञता का क्षेत्र रहा है। श्री शंकर सिंह जी हैं, जो कि नवभारत टाइम्स में सहायक संपादक के तौर पे वो कार्यरत हैं। और इनके अनुभव की अगर बात करें तो इन्होंने पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता जैसे नामी अखबारों में अपनी सेवा दी है। 2008 से ये नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं और सहायक संपादक के तौर पे हैं। संघ में इनकी तृतीय वर्ष है ये संघ के शिक्षण में। हमारे साथ मंच पर श्री मधुसूदन दादू जी हैं। मधुसूदन दादू जी की बात करेंगे तो श्री मधुसूदन दादू जी प्रेरणा जनसेवा न्यास के अध्यक्ष हैं। आपका अपना व्यवसाय है। आपके निर्देशन में आपके संस्थान ने नए व्यापारिक कीर्तिमानों को स्थापित किया है। सेवा कार्य में आपकी लगातार अग्रणी रहती है। आप प्रेरणा विमर्श 2021 कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ श्री सुरेंद्र सिंह जी हैं। आप प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। आप वरिष्ठ प्रचारक भी हैं और आपका केंद्र मेरठ है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अध्यक्ष उद्बोधन के लिए श्री अखिलेश मिश्र जी को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। जो आज का विषय है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवक पत्रकारों की भूमिका। स्वयंसेवक पत्रकार हैं, जैसा पहले सत्र में बताया गया कि स्वयंसेवक है कौन, तो बहुत स्पष्ट है कि स्वयंसेवक वही है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भावना है उसके अनुरूप अपने दायित्व को जो कहें कि स्वतः रूप से लेकर के आगे बढ़ाता है। तो पहला चीज होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें एक देश में जो पुनर्जागरण, जो नवजागरण जो हमारा पहले था, उसको हम कैसे भारत को एक विश्व गुरु या समृद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाए। तो उद्देश्य क्लियर है, इसलिए हर स्वयंसेवक पत्रकार का अपना दायित्व भी क्लियर है। बदला क्या है? परिप्रेक्ष्य बदला है। अगर हम देखें कि प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है। मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास बहुत ही समृद्ध मुख्य वक्ता हैं। मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। जो आज का ये परिवेश है या जो परिप्रेक्ष्य है, वो वास्तव में हम उदारीकरण के दौर में आए और उदारीकरण के साथ एक बड़ा कंट्राडिक्शन है। जब ये हमारे यहाँ नहीं आया था तो हमें बताया गया कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं।
जो कहते हैं कि सारी गोली है, ये एक ऐसी दवा है जिस सबका इलाज करेगी। लेकिन जैसे जैसे हमने लेना किया, जो हमें बता रहे थे अब वही कह रहे हैं बुरा है। तो परिप्रेक्ष्य पूरा उल्टा हो गया कि जो हमें देना चाह रहे थे वो कह रहे हैं बुरा है, और जब हम आज ले रहे हैं तो कहते हैं नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है। यह है उदारीकरण का दौर। इसके पीछे के अगर डायनामिक्स को हम लोग समझ लेंगे तो शायद कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। यह डायनामिक्स आया 1970s में, जब दुनिया तृतीय औद्योगिक क्रांति की ओर आई है। तृतीय औद्योगिक क्रांति मतलब पहली थी भाप की, दूसरी थी इलेक्ट्रिसिटी की, और तीसरी है डिजिटल क्रांति की। जब सूचनाओं को समेट करके परिष्करण करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो युग आया, उसके तहत एक नया परिवर्तन देखा गया, और वो बहुत चमत्कारिक रहा। अगर द्वितीय औद्योगिक क्रांति को देखें तो 1920 से लेकर 70 साल तक 50 साल लगा। लेकिन तृतीय औद्योगिक क्रांति जो लगभग 70 के मध्य से 1975-76 से शुरू होती है और 2000 तक आते आते लगभग 25 साल में दुनिया का सोचने का तरीका, भूगोल लगभग बदलने की हालत में आ गया। इस भूगोल के बदलाव में कोई भौतिक बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन इसने एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया जिसमें लिखने वालों ने कहा कि द वर्ल्ड इज फ्लैट। दुनिया जो हम गोल पढ़ते थे वो दुनिया हमारे लिए एक फ्लैट हो गई, एक समतल धरातल हो गया, जिसमें जो दूरी थी उसको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से, डिजिटल से और दोनों को मिलाकर के एक नया, एक तरह का सांस्कृतिक धरातल बनाने की एक पुरजोर कोशिश बनी है। ये जो नया परिप्रेक्ष्य बदला है, इस परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता के सारे स्थापित मानदंड बदल चुके हैं। हमें नारद जी से सीखना पड़ेगा, जब दुनिया जो है, जो कहें कि तीनों लोकों में वो विचरण करते थे और वो सोचते थे कि कौन सी सूचना कहां देनी है। लगभग ग्लोबल का परिप्रेक्ष्य वही है। आज जो डिजिटल चीजों से बदलाव आया, जिस तरह से हम पूरे के पूरे सूचनाओं का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, एक जगह ला रहे हैं। अगर सारी नदियां एक जगह बंधी हुई हैं तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर विनाश और सृजन दोनों की क्षमताएं हैं। आज के हमारे स्वयंसेवक पत्रकारों के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो सूचना का अंतर्जाल है, जो सूचनाओं की ये बढ़ती सुनामी है, इसको कैसे हम इससे निपटें। हम लोग जानते हैं कि नॉलेज इंडस्ट्री में, जिसमें पत्रकारिता भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उठाती है, उसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला होता है सूचना, दूसरा होता है ज्ञान और तीसरा होता है बुद्धि या विजडम, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। आज हम इंफॉर्मेशन के इस सुनामी के अंदर से क्या निकाल करके नॉलेज प्रोडक्ट लाएं। ये जो सुनामी है ये पैदा की हुई है, ये भूकंप के माध्यम से पैदा हो रही है। आज पूरा का पूरा सूचना उद्योग बन गया है। जो सूचना एक मिशन था, जो पत्रकारिता एक मिशन था, जो जनसंचार एक मिशन था, ये उद्योग के रूप में बना है और जिसमें बहुत बड़ी पूंजी डाल करके उसमें सुनामी पैदा की गई है। आज हमारे पत्रकार बंधुओं के सामने, खास तौर से स्वयंसेवक पत्रकार बंधुओं के सामने, ये सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ा है कि इस सुनामी से हम क्या निकालें, क्या छोड़ें, क्या परोसें, क्या रखें। ये बहुत बड़ी भूमिका होगी यहाँ। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, अगर जो स्वयंसेवक है, जो शाखा से है, जो संघ विचार से है, उसके सामने परिश्रम है, मिशन है, लागत है, उसके सामने अपना आत्मविश्वास है जो हमने सीखा है, उसके सामने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है और उस भावना को सक्रिय रूप में लाने के लिए उसके पास वो सब कुछ है। कहाँ हमें क्या, कहाँ हम मिस करेंगे, सब कुछ है। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज लाने के प्रोडक्ट बनाने में जो चाहिए होता है, जो इनहेरेंट चाहिए, कैसे हम उसको प्रोसेस करें, अर्थात गन्ना से गुड़ और गुड़ से हम हाई प्रोडक्ट की ओर ले जाएं ताकि उसकी मिठास
बनी रहे, मिठास को और कोई रूप दिया जाए और उसमें से कचरा खोई सब निकाल सके, इतना हमारे पास विजडम की ज़रूरत है। और ये जो इन्फॉर्मेशन के कॉग्लोमरेशन में, जो इन्फॉर्मेशन के अंतर्जाल में हम न फंसें, हम अपनी संस्कृति की, अपनी देश की ज़रूरतों के हिसाब से उस प्रोडक्ट को लाएं, ये हमारे सामने लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो सूचना का जो सुनामी है, इसके अंदर अच्छा बुरा सब होता है। जब समुद्र में सुनामी उतर आती है तो वो सब कुछ पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है। इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन की 21वीं सदी में बायोडाइवर्सिटी को पूरा एक जगह ला दिया है, उसमें अच्छा बुरा रत्न सारे कुछ हैं, हमें रत्न लेना है तो उसके लिए हमें अध्ययनशील होना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये पेस क्या है, और कहते हैं ना कि नदी की धारा का अगर हमें पेस पता हो तो ही हम उसके धारा को मोड़ सकते हैं। तो हमें पेस को पता करने के लिए, परिवर्तन को पता करने के लिए अब हमें हर तरह से अध्ययनशील होना पड़े। इसमें विचारधारा का भी, मैंने कहा ना कि सब कुछ मिला हुआ है, तो हमें विचारधारा को कैसे अलग करें, एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, ये जो पेस है, ये सूचना तंत्र है, इसको हम कैसे आत्मसात करें, कैसे ऑब्जर्व करें। हमें शिव जी की जटाओं में इस जो गंगा के प्रवाह को, जो सृष्टि को नष्ट कर देती है, करने की क्षमता रखती थी। जैसे शिव जी ने अपने जो है जटाएं खोली थी, ऐसे ही हमारे पत्रकार बंधुओं को भी अपने विचार को मजबूत करना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, ताकि इस प्रवाह को रोक के हम उसको गंगा जी बना दें, ताकि भारत में जैसे भगीरथ ने कभी प्रयास किया था कि हम अपने पुरखों का अर्पण तर्पण करके उन्हें स्वर्ग पहुंचाएं, वैसे ही इस सूचना तंत्र में बहुत कुछ है, उसको हम निकाल के अपने समाज के लिए लाएं। इसलिए हमें बहुत कुछ नई तकनीकी के माध्यम से, क्योंकि ये नई तकनीकी के माध्यम से आ रही, तो हमें भी अपर एज लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हम पीछे रह गए तो स्वाभाविक है कि हमारी बात बहुत कम सुनी जाएगी। अपना वैकल्पिक तंत्र भी विकसित करना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं खेल सकते जिस प्लेटफॉर्म को पूरा मार्केट ने कब्जा कर रखा है। क्या सूचना दी जानी है ये इसकी चिंता नहीं करते, वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, लेकिन सूचना को वो परोस देते हैं और आम जनता उसको समझ नहीं पा रही है। तो हमें अपना वैकल्पिक तंत्र विकसित करना होगा। इस दिशा में काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। ज्ञान के हर केंद्र तक अपनी मजबूत पकड़ बननी पड़ेगी। अब ये नॉलेज इंडस्ट्री है, और मित्रों, मैं अपने पत्रकार बंधुओं से ज़रूर कहूँगा कि कुछ परिवर्तन आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही चतुर्थ औद्योगिक क्रांति आनी ही है। अब जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मानव कंट्रोल कर रहा था, अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको अब मानव को भी टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, और टेक्नोलॉजी को पूंजी कंट्रोल करेगा। टेक्नोलॉजी को हेजिमनाइज किया जा सकता है, इसके बारे में लोग अब लिखने लगे हैं। तो उससे हमें कैसे, उस परिस्थितियों से हमें कैसे निकलना है, इसके बारे में हमको रास्ता बताना पड़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवक पत्रकार की भूमिका, और हमारे साथ अगर मुख्य वक्ता के तौर पे स्वयंसेवक पत्रकार हो तो जाहिर सी बात है वो उनके जो अनुभव होंगे, उनका जो अपना एक विचार होगा, उनके अपने जो एक व्यू होंगे पत्रकारिता को लेकर के, वो बहुत ही हमारे लिए एक कामगार चीज़ होगा। हमारे लिए अडेप्ट करने के लिए हमें सीखने का बहुत मौका मिलेगा उससे, क्योंकि पत्रकार की भूमिका जो होती है अपने फील्ड में भी बहुत चैलेंजिंग होती है। और जब वो पत्रकार स्वयंसेवक होता है तो चैलेंजेस, मेरे ख्याल से सर भी अच्छी तरह से समझते होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि कितने प्रतिकार होते हैं, उसके बीच में आपको अपने विचारों के साथ जिंदा रखना पड़ता है और काम करते रहना पड़ता है। मैं मुख्य वक्ता के तौर पर श्रीमान शंकर सिंह जी को यहाँ उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जो विषय है, पत्रकार के साथ स्वयंसेवक शब्द जुड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग स्वयंसेवक बने। जब हम स्वयंसेवक बने तो शाखा में जब आए या किसी माध्यम से हम जुड़े, किसी संगठन से जुड़े, तो पहले हम एक व्यक्ति से जुड़े होंगे। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। जिस व्यक्ति से हम जुड़े वो हमारे लिए बुद्ध था, वो हमें संगठन में लाया। फिर हम कुछ लोगों से जुड़े, उस संगठन से जुड़ गए।
क्या शाखा से जुड़ गए, वहाँ लोग आए, उनसे खेलने कूदने लगे, तो संगम शरणम गच्छामि हो गए। आज हम जो हमें कभी लाया होगा उसे भूल गए होंगे, जो हमारे साथ रहे होंगे, खेले कूदे, उन्हें भूल गए होंगे। आज हम धर्मम शरणम गच्छामि हो गए, यानी हम विचार से जुड़ गए। अब जो हमें लाया था वो कहाँ है, इतना हमें पता ना हो, भले ही जिन लोगों के साथ हमने काम किया होगा पहले उनके बारे में हमें शायद जानकारी ना हो, लेकिन विचार के साथ हम आज भी जुड़े हैं। तो स्वयंसेवक शब्द जुड़ने से हमारी जो जिम्मेदारी है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बढ़ जाती है। अब इसलिए पिछले सत्र में आपने देखा होगा कम्युनिस्टों की बात हुई थी। भारत में कल का दिन यानी 26 दिसंबर 1925 को नागपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई। दोनों ही संगठन, लोग कहते हैं दक्षिणपंथ और वामपंथ, दोनों भारत में 1925 में आए। संघ ने जो है बच्चों में काम किया, विद्यार्थियों में काम किया। उन बाल शाखाओं संस्कार जो आए उन बालकों में, और वही बालक बड़े होकर प्रचारक रूप में निकले और धीरे धीरे संघ आज, पिछले सत्र में बताया जैसे 36 साल पहले बीबीसी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। और वहीं वामपंथी कई टुकड़ों में बटे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिनवादी कई हो गए, और उनकी स्थिति आज क्या है ये आप सबको पता है। पूरी भारत से क्या दुनिया से भी उनका नामो निशान मिटने वाला है। भारत में सिर्फ केरल में उनकी थोड़ा सा जिस तरह छिपकली की सर कुचल देते हैं, वही थोड़ी पूंछ थोड़ी हिलती रहती है, वो हिल रही है। तो संघ इतना क्यों बढ़ा, उसकी वजह क्या है? कम्युनिस्ट खत्म क्यों हुए? हमारी विचारधारा जो थी वो जोड़ने की थी, हमारी तोड़ने की नहीं थी। हमारी विचारधारा पूरे संगठन बनाया हमने। वो संगठन कैसा बनाया हमने? वो हमने सामर्थ्यशाली संगठन बनाया। संगठन को हमने समरसता का वातावरण बनाया और संगठन को हमने स्वावलंबी बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। हमारा उद्देश्य है कि यह देश समृद्धशाली बने। इस सब के बाद सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है वो सुसंस्कारी बने। तो समाज जो है वो संगठित हो, समाज जो है वो सामर्थ्यशाली हो, समाज जो है वो जो है सुसंस्कारी हो, समरसता समाज के अंदर हो। ये भाव हम अपने स्वयंसेवकों को देते हैं। तृतीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस ने कहा, संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम, कार्यक्रम यानी कार्यकर्ता। संघ कुछ नहीं है, संघ सिर्फ शाखा है। उस शाखा में जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम से कार्यकर्ता निर्माण होता है, यही संघ है। इसीलिए पिछले सत्र में आपने सुना होगा कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ सिर्फ शाखा ही लगाएगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। आज भारत में हमारी 60,000 के लगभग शाखाएं हैं, 36 अनुसांगिक संगठन हैं, 500 हमारी संस्थाएं हैं जो सेवा कार्य कम से कम 1.5 लाख के करीब कर रही हैं। भारत के 1 लाख गांव में हमारी शाखाएं हैं, लेकिन अब भी हमारा लक्ष्य जो हम चाह रहे थे वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी जो स्वयंसेवक पत्रकार की जो इस सत्र में चर्चा करनी है हमने कि उसे करना क्या है। स्वयंसेवक पत्रकार किसी संस्था में काम कर रहा है, संस्थान में, तो उसको उससे तालमेल बिठाना है क्योंकि नौकरी करनी है, और अपने विचार को भी पुष्ट करना है। इन दोनों में तालमेल कैसे रखे, ये उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आपने देखा होगा कि अभी जब सीए का मामला हुआ था
तो दिसंबर 2019 में दिल्ली में 11 स्थानों पर दंगे की प्लानिंग हुई और वो करने में सक्षम भी हो गए। उसमें जामिया, सीमापुरी, नंदनगरी, जाफराबाद, सीलमपुर, दयालपुर, इतने इलाकों में 11 दंगे हो गए, उसमें पुरानी दिल्ली भी शामिल था। इन दंगों की प्लानिंग होने के बाद पुलिस ने इन दंगों को नेस्तनाबूद किया, सभी लोगों को गिरफ्तारियां की, सब पर मुकदमे हुए। उसके बाद पूरी दिल्ली में एक दूसरा वातावरण बनाया गया। वो वातावरण क्या बनाया गया कि महिलाओं और बच्चों को आगे करो। अब डायरेक्ट ये स्टोरी कैसे की जाए, क्योंकि ये पूरा मुद्दा जो है छन छन के आ रहा था। जो लोग उनके साथ थे, जो लोग कवर कर रहे थे, ये बात आई कि उनके मन में ये भाव है कि बच्चों को और महिलाओं को आगे करेंगे तो लोगों की सिंपैथी हमें मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को आगे कर दिया। दिल्ली में शाहीन बाग खड़ा हो गया और ऐसे कई शाहीन बाग दिल्ली में खड़े कर दिए, जगतपुरी, खजूरी, जाफराबाद, दयालपुर। अब स्टोरी करनी है तो किस तरह से की जाए। स्वयंसेवक पत्रकार है, उसे अपने संस्थान की पॉलिसी भी देखनी है और उसे खबर भी करनी है। तो उसी में रास्ता निकाला गया, क्योंकि मैंने पूरे दंगों को कवर किया, शाहीन बाग से लेकर जाफराबाद तक। तो उसी में से रास्ता निकाल के खबर लिखी कि दिल्ली में इतने इतने जगहों पर ये बैठेंगे और उसमें आगे स्थिति खराब हो सकती है। मतलब इससे ऐसा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। और जब दंगे हुए दिल्ली में, तो जो मरने और मारने वाले थे, शुरुआत जो है वो की मुस्लिमों ने और उसका प्रतिकार हिंदू समाज ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वक्त दंगों में पुलिस की जो भूमिका थी, पुलिस ने जो बताया वो पुलिस के हिसाब से छापा। मतलब पुलिस जो बता रही थी वो ठीक बता रही थी, क्योंकि हम दंगों में हम खुद साथ में उनके चल रहे थे। अब मुझे पॉलिसी का भी ध्यान रखना है पत्रकार को, तो पुलिस के वर्जन से छापना, अपने आप समाचार जैसा है वैसा ही छापना, जो सत्य है वही छापना, अपना विचार उसमें नहीं डालना। ये एक पत्रकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जो आप छाप रहे हैं उसे और लोग भी पढ़ेंगे, तो वो फिर आपके प्रति उसका एक भाव बनेगा कि ये आदमी सच है या झूठ है। क्योंकि जो उस क्षेत्र में रहते हैं वो तो जानेंगे इस बात को, भले ही और लोग नहीं जान रहे हैं। तो आपके प्रति वो भावना बने कि भाई ये व्यक्ति पत्रकार है, ये सही खबर देता है, इसकी खबर में सत्यता होती है। ये ऐसा भाव हमारे सबके मन में जगना चाहिए एक स्वयंसेवक पत्रकार के लिए। स्वयंसेवक पत्रकार जो है उसका जीवन जो है, क्योंकि वो संघ की शाखा से गया है, संघ की प्रार्थना में हमने कहा है, हमने 5 गुण मांगे हैं कि हमें अजय शक्ति चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, हमें वीर व्रत चाहिए। तो ये गुण जब हमारे अंदर होने चाहिए सामाजिक जीवन में काम करते हुए भी। तो इसलिए एक पत्रकार को इन सब विषयों पर, अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए। जिस विषय पर मैं जा रहा हूं काम करने, उसका अध्ययन होना चाहिए। जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो वो विषय हम अच्छी तरह रख पाएंगे। अब स्तंभ लेखक भी कई हैं, तो स्तंभ लेखकों के लिए भी यही है कि वो जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसका अध्ययन करें, सही से अध्ययन करें, सही विषय को प्रतिपादित करें, तो हम इस मामले को सही ढंग से आगे रख पाएंगे, समाज सामने लिख पाएंगे। दूसरा, जो संचार क्रांति के युग में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो क्रांति संचार की तीसरी आई, उस क्रांति के अंतर्गत आज सबसे बड़ा, कोई भी खबर आप छाप रहे हो, कोई भी खबर सबसे पहले ट्विटर पर आ जाती है।
उसको वेरीफाई करना। क्या करते हैं पत्रकार, हम जैसी आई वैसी ब्रेकिंग डाल दी, उसको सत्यता जानने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा 26 जनवरी को जब दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च हुआ था, तो आईटीओ पर एक किसान की ट्रैक्टर पलट गया था, उसकी मौत हो गई। तो राजदीप सरदेसाई ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई, और वो ट्वीट रीट्वीट होते चला गया। इस रीट्वीट होने में वो बात विदेश तक पहुंच गई कि भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन शांतिपूर्ण था, पुलिस ने उसमें गोलीबारी करके किसान की हत्या कर दी। उससे पूरे देश में एक माहौल खराब हो गया। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, स्कूल के आगे अगर सीसीटीवी नहीं होता, उसकी फुटेज नहीं निकाली जाती, तो देश बहुत बड़े दंगे से की चपेट में आ जाता। तो अगर जिस पत्रकार ने वो चलाया, उसे रीट्वीट किया, उसका उद्देश्य क्या था? दंगों की जो जांच हुई, दंगों की जांच में पुलिस अधिकारी ने एक बात कही कि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे, उन व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे कम्युनिस्ट पत्रकार थे जो उनसे चर्चा कर रहे थे। 2 लेयर इसकी पकड़ी गई। पहली लेयर जो दंगाई थे, दूसरी लेयर जो प्लान कर रहे थे, लेकिन तीसरी लेयर का पता ही नहीं लगा कि इनको फंडिंग कौन कर रहा था। आज तक पता नहीं लगा इसका। उमर खालिद पर जब सबसे पहले मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्राइम ब्रांच से मुझे एफआईआर मिली। तो उस एफआईआर पर मैंने खबर की कि मास्टरमाइंड जो है नॉर्थ ईस्ट दंगे का, वो उमर खालिद था। उमर खालिद ने क्या उद्देश्य ये था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ रहे हैं, और भारत में जब वो आएंगे तो हम यहाँ पर दंगे कर देंगे जमुना पार के इलाके में, और उस दंगे से हमारा जो है इंटरनेशनली इस बात को ये जाएगा कि भारत जो है वो वहाँ पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको दबाया कुचला जा रहा है। ऐसा मैसेज वो देना चाहते थे, और इसमें कई पत्रकार उनका सहयोग कर रहे थे। तो ऐसे मौके पर हमारा दायित्व क्या है? हमें उसकी जड़ तक जाना है। तो जब वो एफआईआर आई, तो मैंने उस एफआईआर को पढ़ा, तो मैंने उस पर एक खबर बनाई। तो चर्चा हुई, एडिटर ने कहा कि यार ये तो पुलिस कह रही है। मैंने कहा पुलिस ही कहती है, जांच पुलिस ने करनी है, चार्जशीट पुलिस बनाएगी। तो पुलिस अगर ये कह रही है, पुलिस के पक्ष उसे नाम से ही छापेंगे, अपने उससे कुछ नहीं करेंगे। जो पुलिस की चार्जशीट थी, जो पुलिस ने बताई, जो कंटेंट था एफआईआर में, हमने खबर छापी उस पर। तो बाद में उस पर यूएपीए लगा, वो बंद भी हुआ, बंद भी है। लेकिन जो और पत्रकार हैं उन्होंने इसका विरोध किया। ये कोई एक छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसी किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि उनका एक वर्ग ऐसा है जो इसी काम में लगा हुआ है, जो इस देश उनका जो सरकार का विरोध है, जो किसी चीज का विरोध है, वो विरोध करते करते देश विरोध में पहुंच जाता है। मतलब वो विरोध सरकार का करने जाते हैं, जाते जाते उनको ये पता नहीं लगता कब तक हम देश विरोध में पहुंच गए हैं। ये जो दंगा था, ये जो किसान आंदोलन था, इन दोनों की एक ही जो पृष्ठभूमि एक ही थी। लेकिन इस दंगे में जो किसान आंदोलन था, इसमें डिफरेंस क्या था? इस वक्त जो है उन्होंने हिंदुओं को ही आपस में खड़ा कर दिया था। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट को बांटने की कोशिश की, और उधर पंजाब के सिखों को बांटने की कोशिश की। और ये जो सप्ताह है, आज सिख समाज को ये बताने की ज़रूरत है कि आज पूरा देश क्रिसमस की उसमें डूबा हुआ है। 22 से 27 सितंबर का जो काल है, वो गुरु गोविंद सिंह के परिवार का है, इस शोक का काल है। इस पूरे कालखंड में गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने अपने जीवन का बलिदान दिया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। उनके चारों पुत्र चले गए, वो खुद गए। लेकिन हम पूरा देश आज क्रिसमस के उसमें इस बात को भूल चुका है। तो ये स्तंभ लेखकों का, पत्रकारों का काम है कि अपनी संस्कृति को जहां मौका मिले उसको बताना, उसको आगे बढ़ाना। यहाँ कई लेक्चरर भी हैं, कई अध्यापक भी हैं, क्योंकि ये जो सारा कुछ है, ये बताने का काम हम सबका है।
दूसरी बात है, जब हमने पक्षम से ये धारणा ली पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की, लेकिन हमने उसकी जो धारणा ली, जो उसकी सही चीज़ें वो नहीं सीखी। ट्विन टावर अटैक हुआ 2001 में अमेरिका में, लेकिन अमेरिका की मीडिया ने उस देश के जितने आतंकी था उनका विरोध किया, कि उसने उनका विरोध में खड़े हो गए, पूरा मीडिया खड़ा हुआ। लेकिन भारत में अगर मुंबई हमला हुआ तो सभी पत्रकार विरोध में खड़े नहीं हुए। तो उस दौरान हम जितने पत्रकार हैं, स्वयंसेवक पत्रकार हैं, उनका काम है ऐसी चीज़ों से जो है हमें थोड़ा खोजबीन करनी है, थोड़ा शोध करना है। उस शोध के बाद जो खबर लिखनी है वो सत्यता के आधार पर लिखनी है। हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, हम जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां पर हमारा खुद का एक उदाहरण होना चाहिए। जो भी मैं काम करूंगा वो बढ़िया काम करूंगा, जो काम करूंगा, जो भी अगर हिसाब किताब का मामला होगा वहां पर वो बढ़िया हिसाब किताब करूंगा। आजकल पत्रकारिता में कई जो है दुनिया भर के आडंबर हैं, दुनिया भर की आपको कहीं ना कहीं जो है बेईमानी करने के मौके दिए जाते हैं। उन सब से बचना है। अपने आप आपके पास आएंगे, आपको जाने की जरूरत कहीं नहीं है, तो उससे खुद को बचाना है। अगर हम संस्थान में खड़े हैं, लगना चाहिए ये संघ का स्वयंसेवक है, पत्रकार है, तो इसलिए ईमानदार ही होगा। ऐसा भाव सबके अंदर आना चाहिए, ऐसी समाज मानना चाहिए। अगर हम समाज में खड़े हैं, जहां भी खड़े होंगे कि भाई ये स्वयंसेवक पत्रकार है, तो इसका भरोसा किया जा सकता है। ऐसा सारा वातावरण हमारे प्रति बनना चाहिए। ऐसी अगर हम अपनी सादगी, अपने खुद के मिसाल नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो चरित्र निर्माण का कार्य शाखा से हुआ था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं संघ शाखा से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो संघ का जो उद्देश्य था वो सार्थक नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ कहा गया है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जनता के जागृत केंद्रों से होगा अमर समाज। तो जनता का जो जागरण करना है, उसमें पत्रकारों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, तलाशनी होगी। और उसमें अगर हम ऐसा कर पाए तो हम जो हमसे संघ अपेक्षा करता है उसमें कहीं ना कहीं हम सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संघ से जुड़ा हुआ अगर पत्रकार होता है तो उसका दायित्व कितना बढ़ जाता है समाज में, संस्थान में, कि वो अपने आप को इस तरह से खड़ा करे कि लोग उसके तरफ जब देखें तो एक विश्वसनीयता जो होती है, ऑथेंटिसिटी जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे रहनी चाहिए कि ये अगर संघ से जुड़ा हुआ है और पत्रकार है तो ये जो भी लिखेगा, जो भी करेगा वो सच ही होगा और पारदर्शी होगा। वैसे आज की डेट में अगर देखें तो पत्रकारिता में पारदर्शिता जो है वो गायब होती जा रही है, लेकिन ये कार्यशाला है और यहाँ पे हमने जिज्ञासा को भी जगह दी है, जहाँ पे हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा, लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं और जो भी मंच पे बैठे हुए विद्वान लोग हैं वो उनके सवालों का जवाब भी देंगे। सिर्फ सवाल ही नहीं पूछना है, अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं, अपनी अनुभूतियों को भी शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जिज्ञासा का सेशन है तो मैं मंच को जो है वो फ्लोर को देती हूँ कि लोग अपने सवाल पूछें और जो भी हमारे मंचासीन विद्वान लोग हैं वो उनका निवारण करें, उनकी जिज्ञासा का। मैंने जब कार्य करना शुरू किया पत्रकारिता में तो सहारा समय से किया, जो होता होता स्वराज एक्सप्रेस तक पहुंच गया। और यहाँ पर जो पत्रकार लोग हैं वो ये सभी जानते होंगे कि स्वराज एक्सप्रेस जो संस्थान है उसको चलाने वाले और उसमें काम करने वाले 95% लोग वामपंथी थे। यानी कि कुल मिला के 5% लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग अपने मन में बैठा कर रखते हैं कि हम उनसे लड़ाई तो करेंगे पर उनको समझेंगे नहीं। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा, वहाँ रहकर मैंने सीखा। भारत भूषण जी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे, घोर वामपंथी व्यक्ति हैं। विनोद दुआ जी, मैं उनका भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहा। तो मैंने वहाँ से जो सीखा, एडॉप्ट किया, और उसके बाद जब वो संस्थान बंद हो गया तब मुझे जी मीडिया के साथ काम करने का अवसर मिला। तब मैंने अपने 11 महीने जी मीडिया में जो कार्य किया उसमें मैंने जो उनसे सीखा था एक्चुअल में वो ही वहाँ पर मैंने दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वहाँ पर किया, क्योंकि मैंने सीखा कि वो कैसे एजेंडा क्रिएट करते हैं, वो हम क्यों नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं हम अपने संस्थानों में जब कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक डर की भावना रहती है। मेरे साथ और भी लोग जो काम करते थे
कि हम अगर कोई विषय पर प्रकाश डालेंगे तो शायद वो विषय ना हो। पर जब मैंने अपने विषय रखने की कोशिश की जी मीडिया में, तो मुझे लगातार काम करने का अवसर मिला और मैंने ऑपरेशन हूर, जो लव जिहाद पे आधारित था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको कराया। उमर गौतम जिसको एटीएस ने पकड़ा, तो उमर गौतम को जहां से पकड़ा गया वहां से उस पूरी, जो आपने जिज्ञासु पत्रकारिता की बात की, तो उसके गुड़गांव, कानपुर, बुलंदशहर तमाम पॉइंट्स को हमने कहां से वो बच्चों को मॉडरेट करते थे उठाया, पलायन पे काम किया। तो मेरा मानना ये है कि हमें कहीं ना कहीं अगर अपने जो वामपंथ वाले लोग हैं उनके साथ भी काम करके उनकी चीज़ों को सीखना चाहिए, जैसे मैंने सीखा और मैंने सीख के उसको फिर अप्लाई भी किया। तो ये मेरा विचार है। धन्यवाद। माननीय मनमोहन बैस जी तब अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख थे, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी जो शब्द है, ये शब्द जो है पश्चिम की देन है। हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम राष्ट्रीय हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं। ऐसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि इंग्लैंड में जो हिंदू स्वयंसेवक संघ चलता है अपना, उन्होंने परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को अपने कार्यक्रम में बुलाया। उन्होंने कहा यहाँ आप राष्ट्रवादी शब्द का उपयोग मत करना। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने क्योंकि यहाँ पर लोग उसे हिटलर और मुस्लिम से जोड़ते हैं, और उनका जो राष्ट्रवाद था वो विस्तार का था, वो हिंसा के द्वारा उस जैसे तैसे अपना राज्य का बढ़ाना था। हमारा काम ये नहीं है। हम इसीलिए जो ये राष्ट्रवादी शब्द है, इस शब्द से हमें परहेज करना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने एक शब्द और बताया था, कट्टरता, कि हिंदू कट्टर है, वो कट्टर स्वयंसेवक है। कट्टरता शब्द हमारा नहीं, ये फंडामेंटलिस्ट से आया और हमने वैसे ही उसे ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही पत्रकार जब लिखते हैं हम लोग, तो ऐसे ऐसे कुछ शब्दों को हम देखें। जैसे हमने देखा कि अभी अपने जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी की मौत हुई थी, तो उनको सबने बी लिखा, बी, क्योंकि अंग्रेजी में वो मास्टर ने बी कर दिया होगा, बिपिन शब्द हो गया, तो वो बिपिन चल रहा है। हम अधिकतर चीज़ों को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि संस्थान का ठीक कह रहे हैं, जी में गए तो इनकी बात सुनी गई, लेकिन आप कहीं भी हो, क्योंकि एक मीटिंग होती है, आपके संपादकीय मीटिंग होती है शाम को, चाहे टीवी चैनल में हो, कहीं हो, अपनी बात रखनी चाहिए। वो अलग बात है आपकी सुनी जाए ना सुनी जाए। हमारा एक ग्रुप चलता है, विनोद जी हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, सीनियर हमारे वरिष्ठ रहे हैं, अनवीटी ग्रिड है हमसे है। तो हमारा एक उत्साही एक नया पत्रकार है, तो 2-3 जगह हमले हुए, जैसे सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी वहाँ हो गया, एक मध्य प्रदेश में हो गया। तो वो ग्रिड में लिखता कि बजरंग दल के गुंडों ने, तो मैंने कहा बजरंग दल के गुंडा? मैंने कहा भाई ये सर्टिफिकेट किसने दिया? मैंने उसी ग्रिड में लिखा, उसमें मुझे पता, मेरे संपादक भी हैं, सब है। मैंने बजरंग दल आपको पता है कौन है? तो हल्का फुल्का प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही हथियार डाल दें। ठीक है, नौकरी हमें करनी है, आजीविका हमें मिल रही है, ये भी तय है, लेकिन अपनी बात को रखनी जरूर चाहिए। अपना, जो मैं पत्रकार हूँ, मुझे जितने भी मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ अगर सही कर रहा हूँ, मैं सही हूँ, तो मुझे अपनी बात रखने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मुझे लगता है कि मैं खुद गलत हूँ तो फिर अपने आप डरूंगा मैं। हमें डरने की जरूरत क्या है? ठीक है, नौकरी है, नौकरी भी करनी है, तो उसी में एक तालमेल रास्ता बीच में निकालना हम सबको पड़ेगा। तो ऐसा मेरा कहना, हम चुप नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल आप चुप बैठ जाएंगे तो मानेंगे नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे आप, तो इसका मतलब आपका कोई बात ही नहीं है, विचार ही नहीं है आपके पास। अपनी बात तो रखें हम, इस तरह मेरा कहना इस पर है। अरुल जैन, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकार हमेशा निष्पक्ष रहा जाता है। पत्रकारिता का मतलब निष्पक्ष है वो व्यक्ति। तो अगर हम स्वयंसेवक पत्रकार बोलते हैं, अगर हम किसी को ये बात बोलते हैं या इस बारे में बात करते हैं, तो कोई भी हमसे ये पूछेगा कि आप स्वयंसेवक हैं तो आप पत्रकार नहीं होंगे। तो इसका हम किस तरह आंसर करें? स्वयंसेवक किसी के पक्ष में नहीं है, वो सिर्फ भारत के पक्ष में है, इस राष्ट्र के पक्ष में है। वो किसी जाति, पंथ, समुदाय से बदा नहीं है। तो अपने आप में स्वयंसेवक शब्द अपने आप में ही निष्पक्ष है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, ना तो हम मुस्लिमों के विरोध में हैं, ना हम ईसाइयों के विरोध में हैं। हम किसी के विरोध में संस्था खड़ी नहीं है, हम हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हैं।
हम किसी विरोध वाली संस्था नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, अगर हम स्वयंसेवक हैं तो मैंने कहा कि हम स्वयंसेवक हैं, हमारी प्रामाणिकता ही यही है कि हम जो करेंगे सत्य कहेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, जो लिखेंगे सत्य लिखेंगे। ये मैंने कहा ना, हमें अपने उदाहरण से प्रस्तुत करना है। जब मैं 4-5 खबरें लिखूंगा तो उससे पता लग जाएगा मैं कैसा पत्रकार हूँ। मेरा संस्थान समझ जाएगा कि भाई इस पर भरोसा किया जा सकता है, जो लिखेगा सही लिखेगा। तो ये मुझे अपने उदाहरण से अपने संस्थान को बताना पड़ेगा। और जब 4-5 खबरें छपेंगी, बाहर लोग पढ़ेंगे तो वो ही फैसला करेंगे अपने आप। तो अगर ये तो दूसरा लोग समझते हैं, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि दूसरे लोग समझते हैं कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि उनकी धारणा वैसी है। लेकिन हम अपने धारणा में सही है, हम जो करेंगे ठीक करेंगे, ऐसा हमारा मानना है कि स्वयंसेवक जो करेगा ठीक करेगा। अखिलेश जी पहले करेंगे, उसके बाद नीरज। सही शब्द क्या है कि कुछ मीडिया या चर्चा में आता है जो मतांतरण करते तो धर्मांतरण करते, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश जी नहीं जानते होंगे मतांतरण और धर्मांतरण में क्या अंतर है। मैंने एक सेट नहीं रखा था। ऐसे ही कुछ शब्दों पर हमको स्पष्ट होना चाहिए, जैसे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द नहीं है। राष्ट्रीयता हो सकता है, राष्ट्र प्रेमी हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद मतलब इज्म, राष्ट्र इज्म का विषय नहीं है। राष्ट्र कोई ये नहीं हो सकता कि भाई तुम राष्ट्रीय हो, तुम राष्ट्रीय नहीं हो, या कोई कहे कि तुम राष्ट्रवादी हो, मैं राष्ट्रवादी नहीं। जो जिस राष्ट्र में रहते हैं वो सभी उस राष्ट्र को मानने वाले राष्ट्रीय होने चाहिए। इज्म का मतलब जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मेटलिज्म, माने हम इस विचारधारा के अनुसार चलने वाले हैं, हम इस बात को मानने वाले हैं। तो ये इज्म का विषय नहीं है। हमारी वो धाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सभी राष्ट्रीय हैं। इज्म होने के बाद भी हम एक राष्ट्र के होने चाहिए। राष्ट्रभक्ति में कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रवादी शब्द नहीं है, राष्ट्रीय शब्द, क्योंकि वाद का विषय नहीं है। वाद माने वाद विवाद, तो राष्ट्र भी कोई वाद विवाद का विषय होता है क्या? राष्ट्रीय तो हर कोई है। ऐसे ही मतांतरण या धर्मांतरण का विषय है। धर्म जीवन पद्धति है, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, उसका नाम है, और उस जीवन पद्धति को मानने वाले जो लाखों वर्षों से यहाँ रहते थे वो हिंदू कहलाने लगे। लेकिन मत माने जो पूजा पद्धति एक ग्रंथ लेकर एक किसी को अपना पैगंबर मान के या ईश्वर मान के या कोई आधार मान के उस तरह से मत चलते हैं। अनेकों मत हैं, अनेकों मतावलंबी होते हैं। तो मत परिवर्तन करना, उसकी पूजा पद्धति में अंतर लाना, और इसका उदाहरण देखना हो तो इंडोनेशिया में देखो ना, वो वहां दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश है, और उसके बाद भी वो अपने को हिंदू मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने अपना मत परिवर्तन किया, अपने पूर्वज थोड़ी बदले। जो पूर्वजों का हमारी जीवन पद्धति थी हम उसके अनुसार जिए, वो आज भी हिंदू नाम रखते हैं। तो इसलिए हिंदू जीवन पद्धति है, वो मत नहीं है। और इस्लाम में होने के बाद भी पूजा पद्धति बदल दो, लेकिन जीवन पद्धति बदलने की तो आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्म और मत को भी समझना चाहिए, और बात शब्द क्यों नहीं लगाना ये भी समझना चाहिए। एक विषय और आया कि हम प्रचार में बाद में आए। हम कभी भी इस बात को स्पष्ट रहना चाहिए कि हम पुरातन पंथी या उस तरह के हम नहीं थे। इमेज बनाई, जैसे इन्होंने कहा, तो इमेज वर्षों से बना रहे हैं। वो तो गांधी का हत्यारा भी कह रहे हैं। बहुत सारी इमेज के लिए बहुत सारे शब्द गढ़ते हैं, लेकिन हम परिवर्तन जहां पर जैसा आवश्यक हुआ समाज के अनुसार चले। आखिर हम संघ के हैं, हम सामाजिक प्राणी तो हैं। जो समाज में परिवर्तन हुए उसके अनुसार हम भी तो जी रहे हैं, ये सब जी रहे हैं। और प्रचार का विषय जो कहते हैं कि प्रचार में हम बाद में आए, प्रचार में हम कभी बाद में नहीं आए। डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ के संस्थापक थे, वो भी संपादक रहे। और प्रचार के क्षेत्र में आवश्यकता के जैसे ही ध्यान में आया कि अब हमें प्रचार के क्षेत्र में आना चाहिए, तो 1948 में हमने राष्ट्र धर्म संस्थान का कर दिया लखनऊ में।
जहाँ से हमारा दैनिक अखबार स्वदेश निकला, वहीं से हमारे पांचजन्य ऑर्गेनाइजर निकले, वहाँ से हमारी मासिक पत्रिका राष्ट्रक्रम निकला, और भारत की जो सबसे पहली न्यूज एजेंसी वो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी, वो तो संघ के स्वयंसेवकों ने खड़ी की 48 में। बाकी न्यूज एजेंसी तो सब बाद में आई। उसके अलावा समय समय पर हमने हर प्रांत से अपनी जागरूक पत्रिका निकालनी शुरू की, हमने विश्व संवाद केंद्र खड़े किए। ये बात अलग है कि प्रचार विभाग बाद में बनाया, ये ध्यान में आया कि सबके अलावा भी एक विभाग भी होना चाहिए, लेकिन प्रचार के क्षेत्र में तो हम तब से ही चल रहे हैं, शुरू से ही हम उस क्षेत्र में, हम उसमें पीछे नहीं रह कर, जैसी आवश्यकता रहेगी उस क्षेत्र में हम काम करते रहे। तो इसलिए इमेजों वाली जो बात है, वो इमेज तो उनका तो काम ही था संघ की इमेज ऐसी बनानी, लेकिन उस सारी इमेजों को तोड़कर आज सब बौद्धिक संस्थानों में अच्छे अच्छे पदों पर आज संघ के स्वयंसेवक हैं ना, तो उसको भी हमें ध्यान में आना चाहिए। तो अतिथि सम्मान के लिए मैं मनीष जैन जी को नैरेटिव जो भी सेट करते रहें वो करते रहें, और इमेज जो भी बिल्डअप करना चाहें वो किसी पत्रकार का जो संगठन से जुड़ा हुआ हो, कि आप रूढ़िवादी हैं या कट्टर हैं या कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम अपना काम करते हैं ईमानदारी के साथ, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ, बोलती हूँ, तो लोग आखिर समझ जाते हैं, मान जाते हैं। थोड़ा मुश्किल आता है, थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन रास्ते चलते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।